Dear students, BSc Part Second Physical Chemistry Thermodynamics Unit number 1 में वीडियो नंबर 5 myself रामसुल प्रेगर असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अभी तक पिछले 4 वीडियोस में हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है सिंपल सा स्टेटमेंट जो हर बार आप कंटिन्यू एक फ्लो में गाते हैं। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हैं, वरन ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक रटा रटाया सेंटेंस जो है बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप फटाफट आप इस सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वरन ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी तंत्र और उसके पारिपार्श्विक की कुल ऊर्जा, यानी कहने का मतलब ब्रह्मांड की जो एनर्जी है कुल ऊर्जा वो क्या रहेगी, स्थिर रहती है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, सिस्टम है और सराउंडिंग। तो सिस्टम और उसके जो सराउंडिंग है पारिपार्श्विक है, उनकी टोटल जो एनर्जी है दोनों की ऊर्जा का योग वो कांस्टेंट या स्थिर रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग की बढ़ जाएगी, या सराउंडिंग की यदि कम होती है तो सिस्टम की बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी का जो योग है वो उतना ही रहेगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि एक विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा निश्चित व सहती अपरिवर्तित रहती है। यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने यहाँ पर एक नया शब्द आया है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, फिर भी विलगित आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना मास का एक्सचेंज होता है, उसे हम आइसोलेटेड या विलगित तंत्र कहते हैं। तो किसी विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा निश्चित व सहती अपरिवर्तित रहती है। यदि हम इसका गणितीय निरूपण देखें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, तो गणितीय निरूपण है कि यदि किसी तंत्र को अनंत सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा प्रदान करके उससे अनंत सूक्ष्म मात्रा में कार्य लिया जाए तो तंत्र की ऊर्जा में हुआ अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को जो है हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, du इक्वल्स टू q प्लस डेल w। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी सिस्टम को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो दो काम करती है, एक उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है, साथ ही उससे जो है कुछ ना कुछ कार्य भी होता है। तो इसका जो गणितीय निरूपण है वो इस प्रकार से है, du इक्वल्स टू डेल q प्लस डेल w। यहाँ du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल q है अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हीट, और डेल w है वर्क। यहाँ डेल ई लिखा गया है ई बी माइनस ई ए, यानी अगर कोई सिस्टम ए पर है या ए स्टेज पर है और वो ए से जो है बी तक जाता है, तो प्रारंभिक जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो ई ए है और अंतिम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी ई बी है। तो दोनों का जो अंतर होगा वो होगा डेल ई। तो डेल ई बराबर हो गया ई बी माइनस ई ए। यदि हम इसको डेल ई लिखना चाहें तो हम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू पाथ फलन है, W भी पथ फलन है, और दोनों का योग डेल ई जो है वो होता है अवस्था फलन। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन अगर होता है तो इसको हम DE कह देंगे, इनको डेल Q और इनको डेल W कहते हैं। पहले भी मैंने कहा कहीं हम इसको D भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन Q और W जो है एक पथ फलन होने की वजह से इनके लिए डेल्टा Q जो है या डेल W जो है हम यूज करते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक अवस्था फलन है, इसलिए हम इसके लिए D का यूज करते हैं। तो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं, या वर्क इक्वल टू होता है माइनस पीडीवी। यहाँ मान रख दीजिए वॉल्यूम V1 से V2 होने तक जो वर्क होगा पीडीवी। तो डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस V1 से V2 तक इसकी समेशन है P इंटू डीवी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को यथातथ अवकलज के रूप में प्राप्त करने के लिए du के अवस्था फलन चर
ताप, दाब और आयतन होंगे। मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी एक फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का, कब? जब V मान लीजिए कांस्टेंट है। तो उस स्थिति में जब हम इसका अवकलन करते हैं या पूर्ण अवकलन करते हैं तो इसका मान आएगा du इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर से देखिए du इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dp प्लस du अपॉन डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इंटू dt। यानी जब भी हम पूर्ण अवकलन करते हैं तो उसमें जो जिस राशि यहाँ पे लेफ्ट में लिखी हुई रहती है वो दोनों हमें ऊपर लिखनी होती है, उन और आगे जिनके लिए वो फलन है p और t तो वो नीचे लिखी जाएंगी। तो उनमें से एक स्थिर रहेगी और एक को हम नीचे डेल के फॉर्म में लिखते हैं। साथ ही जो नीचे डेल के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम आगे भी लिखते हैं। यदि हम तीन चीजें थी हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ताप, दाब और आयतन। आयतन कांस्टेंट था। यदि हम दाब को कांस्टेंट कर दें तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यदि हम इसका फिर पूर्ण अवकलन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, du इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t इंटू dv प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू dt। आगे चलिए, तो ये था हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब हम चलते हैं तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, परिभाषा है इसकी, किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो किसी भी तंत्र की एंथैल्पी जिसको हमने H कहा, H इक्वल्स टू होता है E प्लस PV। यहाँ H हो गई एंथैल्पी, E है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर एंड V है वॉल्यूम। तो H इक्वल्स टू हो गया E प्लस PV। अब स्थिर आयतन पर तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, यानी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जब हम कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या चेंज होगा। यदि किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस स्थिति में dv इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं w इक्वल्स टू होता है माइनस पी dv और dv को हमने कर दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट करने से dv का जो मान आया वो आ गया 0। v हमने जब कांस्टेंट किया तो dv का मान आ गया 0। 0 जैसे आप पुट अप करेंगे उसमें तो p इंटू 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी कार्य का मान क्या हो गया 0। ये कब होगा, जब एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम ये सब करते हैं। अब देखिए इंटरनल एनर्जी में चेंज है, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू डेल E। हम ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको हम लिखते हैं डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W। यहाँ रख दीजिए डेल E, Q W की जगह आ गया माइनस P dV। dV को आप कांस्टेंट, dV का मान आ गया 0 क्योंकि V कांस्टेंट है, मान 0 रखेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 0। ये सब हमने जो किस पर किया है, स्थिर आयतन पर किया है। तो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा Q जो है उसके लिए हम V कांस्टेंट होने पर हम इसको QV लिख देंगे। तो डेल E का मान किसके बराबर आ जाएगा, QV के बराबर आ जाएगा। तो डेल E इक्वल्स टू QV कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो जब स्थिर आयतन होता है तो उस समय जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में जो है काम आ जाती है। उस समय कोई कार्य नहीं होता है। जैसा कि हमने प्रथम नियम में पढ़ा था, प्रथम नियम यही कहता है कि जब किसी भी सिस्टम को आप ऊष्मा देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन करती है, साथ ही कुछ कार्य भी करती है। लेकिन यदि हमने स्थिर आयतन पर ऊष्मा देने का प्रयास किया, उस स्थिति में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो 0 होगा, और वॉल्यूम में जब चेंज 0 है तो उस स्थिति में कार्य का मान भी 0 होगा। तो हम जितनी भी स्थिर आयतन पर जितनी भी ऊष्मा देंगे वो सारी की सारी जो है उसके इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन करने में काम आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा या जितनी भी ऊष्मा जो है अवशोषित होगी किसी भी तंत्र के द्वारा, वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, या तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी उसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्थिर आयतन पर कोई भी तंत्र जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है तो वह तंत्र अपनी आंतरिक ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि कर लेता है। यद्यपि Q अवस्था फलन नहीं है,
क्यू, बार बार मैंने कहा है कि क्यू जो है एक पथ फलन है, परंतु स्थिर आयतन पर क्यूवी का मान किसके बराबर हो गया? यहाँ देखिए, स्थिर आयतन पर क्यूवी का मान किसके बराबर हो गया? इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। अतः ये क्या हो गया? एक अवस्था फलन हो गया, क्योंकि इसका मान डेल ई के बराबर है, जो कि एक अवस्था फलन है। कहने का मतलब इंडिविजुअली क्यू जो है एक अवस्था फलन नहीं है, लेकिन जब आपने रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन लगा दी, कांस्टेंट वॉल्यूम को आपने जब कांस्टेंट कर दिया, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाता है तो उस स्थिति में कार्य का मान 0 हो जाता है, और उस समय जो अवशोषित ऊष्मा होती है QV, उसका मान इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक अवस्था फलन है, तो उस स्थिति में अवशोषित ऊष्मा QV का मान भी जो है अवस्था फलन के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थिर दाब पर, यदि हम किसी भी सिस्टम को स्थिर दाब पर कोई ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? यहां देखिए, W इक्वल टू हमने पढ़ा है -PdV, और डेल E होता है E2 - E1। यहाँ कांस्टेंट जो है प्रेशर पर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं या ऊष्मा देते हैं, तो उसको हमने कहा QP। तो QP हमारे लिए क्या है? स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। तो डेल E इक्वल टू हो गया QP - PdV। आगे चलते हैं। यदि तंत्र का प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 हो, तो इस स्थिति में यहां से देखिए डेल E ये आ गया एज इट इज, ये यहां से ले लीजिए QP - PdV की जगह हम लिख देंगे V2 - V1। कहने का मतलब पहले तंत्र का आयतन V1 था और बाद में तंत्र का आयतन V2 हो जाता है, लेकिन इस समय हम प्रेशर को क्या है? कांस्टेंट रखते हैं। डेल E की जगह हम लिख देते हैं E2 - E1 इक्वल्स टू QP अपनी जगह आ जाएगा, -P अपनी जगह आ गया, और V2 - V1 को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। केवल क्या चेंज किया हमने? डेल E की जगह हमने E2 - E1 लिख दिया है। आगे चलते हैं। QP इक्वल टू हो जाएगा E2 - E1 को आपने इधर भेज दिया, QP को आप इधर ले गए। अब -PV2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा +PV1, लेकिन वो दूसरी तरफ जाएंगे तो उसका मान माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहां पर E2 - E1 है, तो इस E2 - E1 में इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ गया -PV2, इसको आप इस तरफ ले गए, यहां मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया +PV1, इसको आप इस तरफ ले गए तो ये आ गया -PV1। अब QP इक्वल टू आपने लिख दिया, E2 के साथ में हमने किसको लिख दिया? ये है E2 और ये है PV2, दोनों को एक साथ लिख दिया। इसी तरह से दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के हमने यहाँ कर दिया -E1 + PV1। ये E2 + PV1 जो है H2 हो गया, और E + PV1 जो है H1 हो गया। जब H2 में H1 को घटा दें, यानी ये तो मान आ गया आपके लिए H2, और ये मान आ गया आपके लिए H1, यानी ये हो गई अंतिम अवस्था में एंथैल्पी, ये प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी। दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया? QP के बराबर हो गया। तो QP का मान आ गया हमारे लिए, QP इक्वल्स टू या बराबर है डेल H के। तो डेल H किसके बराबर हो गया? QP के बराबर हो गया। और QP हमारे लिए क्या है? स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। ये सब कब होता है? जब दाब जो है स्थिर रखा जाता है। QP दो पदों का अंतर है। ये पद क्रमशः अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं में एक नई ऊष्मा गति की राशि, या जिसको हम पूर्ण ऊर्जा या एंथैल्पी को परिभाषित करते हैं। या H बराबर हमने अभी पढ़ा था कि H इक्वल टू होता है E + PV। E इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। नोटेशन जो प्रतीक हैं वो सेम या एज इट इज लिए गए हैं, सभी कैपिटल हैं। कैपिटल है इसका मतलब ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। H2 व H1 क्रमशः अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं में एंथैल्पी तथा डेल H एंथैल्पी परिवर्तन है। क्या है? डेल H एंथैल्पी परिवर्तन। यहां पर E1P व V अवस्था फलन है, अतः H भी क्या होगा? एक अवस्था फलन होगा। डेल H और QP भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है या अवस्था फलन है। जैसे हमने कहा कि डेल H अवस्था फलन है, तो QP भी क्या होगा? अवस्था फलन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेस्ट्रिक्ट कंडीशन आ गई, और उस कंडीशन को हमने को फॉलो करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी सिस्टम को स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है,
तो वो किसके बराबर होती है? डेल एच के बराबर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, चेंज देख लें तो एच को जो है हमने कह दिया डेल एच, यहाँ देखिए एच का चेंज आ गया डेल एच, ई का चेंज आ गया डेल ई, और यहाँ पीवी में जो चेंज है तो पी कांस्टेंट रखा, तो चेंज किस में हुआ? डेल वी में चेंज हुआ। इसी को यदि आप थोड़ा चेंज कर दें, डेल ई को इधर ले जाएं, डेल एच को इधर लाएं, या इसको यहाँ चेंज करें, तो यही इक्वेशन हो जाएगी ई इक्वल्स टू डेल एच माइनस पी डी वी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और तंत्र द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र को ऊष्मा देते हैं तो वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, यानी दोनों का टोटल। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा या स्थिर दाब पर ऊष्मा देने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या और तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। यहाँ एक बॉक्स में देखिए आप P इंटू डेल वी हम जानते हैं, यदि हम डेल को थोड़ा सा चेंज, हम ये भी जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, और उसमें भी डेल हम यहाँ देखना चाहें तो ये हम इसको लिख सकते हैं डेल एन जी आर टी। तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी इंटू आर टी। डेल एन जी क्या है? यहाँ देखो डेल एन जी है किसी भी क्रिया का, किसी भी अभिक्रिया में गैसीय उत्पादों एवं क्रियाकारकों के मोलों का अंतर। फिर से देखिए डेल एन जी क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पादों एवं क्रियाकारकों के मोलों का अंतर। ठीक है, अब डेल एन जी का मान नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI बना, यहाँ पर आप इक्वेशन को लिख लें H2 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या बना? 2HI। तो यहाँ पर सारे ही जो हैं रिएक्टेंट क्या हैं? गैसीय हैं, तो प्रोडक्ट के अणुओं की मोलों की संख्या कितनी है? 2। साथ ही रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कितनी है? एक H2 का है और एक है I2 का, तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो 2 माइनस 2, तो डेल एनजी का मान कितना आ गया? डेल एनजी आ गया 0। तो डेल एनजी की हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि डेल एच इक्वल टू हो जाएगा डेल ई प्लस 0 इंटू आर टी, 0 का मान इसमें पुट करेंगे तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल ई के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा? जब गैसीय उत्पाद और क्रियाकारकों के मोलों का अंतर शून्य है। कहीं कहीं ये जो है माइनस में भी आता है, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी थी N2 प्लस 3H2, रिएक्शन को नोट कीजिए कागज पर या अपना जो नोटबुक है, रनिंग नोटबुक है, उसमें आप नोट कीजिए इक्वेशन को। N2 प्लस 3H2 है, इसमें हमने इक्वेशन बनाई 2NH3 है ना, प्लस इसमें जो है आप डेल एच की वैल्यू आप जो भी लिखना चाहें, इट शुड बी नेगेटिव। तो N2 के मोल है 1, H2 के मोल हैं 3, NH3 के मोल हैं 2। अब यदि हम डेल Ng निकालना चाहते हैं तो सारे ही रिएक्टेंट क्या हैं? गैसीय। सारे ही प्रोडक्ट क्या हैं? गैसीय हैं। तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या हो गई 2 माइनस ब्रैकेट शुरू, रिएक्टेंट के मोलों की संख्या हो गई N2 की हो गई 1 और H2 की है 3। तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या 2 माइनस रिएक्टेंट के मोलों की, गैसीय रिएक्टेंट के मोलों की संख्या हो गई 3 प्लस 1 कितनी हो गई? 4। 2 में से -4 जो है डिफरेंस कितना होगा? 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -2। तो डेल एनजी की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। जैसे ही आप डेल एनजी का मान -2 यहां रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल एच इक्वल्स टू डेल ई -2 इंटू आर टी। यदि हम बात करें एक और रिएक्शन की PCl5 की, PCl5 डिकम्पोज होता है Cl2 प्लस PCl3 में। यदि हम रिएक्टेंट यहां पर ले लिया हमने 1 और प्रोडक्ट के मोल भी हैं 1, 1, तो प्रोडक्ट गैस सारे ही गैसीय हैं
PCl5 गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है और PCl3 भी जो है गैसियस स्टेट में है। तो डेल Ng का मान निकालोगे तो डेल Ng बराबर गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए 1 + 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना हो गया 1, तो 1 + 1 हो गया 2 - 1, 2 - 1 + 1, तो डेल Ng का रिजल्ट कितना आ गया +1। तो इस स्थिति में हमारे पास ये जो इक्वेशन इस स्थान पर हम क्या लिखेंगे इसको डेल H = डेल E + RT। ठीक है, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लेके चलेंगे ऊष्माधारिता। धन्यवाद।